कर्ज चुकाना है, सम्मान वापस दिलाना है, सरदार का कर्ज चुकाना है, सम्मान वापस दिलाना है, सरदार का कर्ज चुकाना है। सम्मान वापस दिलाना है। जय सरदार, जय सरदार, जय जय सरदार। जय सरदार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम गुजरात विधानसभा चुनाव के एक अलग तरीके की अभी न्यूज़ पे हैं और इस समय हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव करमसद में हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस देश में भारतीय की आज़ादी को नहीं जानता है, नेहरू को नहीं जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात कि बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया और सरदार पटेल की इतनी बड़ी छवि है इस देश में कि जो कभी भी राजनीति में धूमिल नहीं हो सकती है। हम आए हैं इस समय उनके गांव में और ये गांव के बहुत सारे लोग भी हमारे साथ में हैं। जो एक कमेटी है उसमें हम उसके कमेटी के मेंबर हैं हमारे साथ में। और इस समय जो मोटेरा में स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसी स्टेडियम का नाम बदल गया है और उसके विपक्ष में ये लोग इन लोगों ने कमेटी बनाई है और इनका मानना है कि उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नहीं किया जाता है तब तक हम ये जो अपना हमारा मोर्चा है वो खोले रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है और अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनती है गुजरात में तो वो आने वाले समय में उस स्टेडियम का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम पे फिर से रखेंगे। हमारे साथ में कमेटी के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि जो बदलती हुई राजनीति है उसमें अलग अलग मुद्दे जो हैं उनका किस प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है। और फिलहाल हम इन लोगों से बात करेंगे, फिर जो भी चीज़ें हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश पटेल है। हरीश जी, एक बात बताइए कि क्या मुद्दा है आप लोगों का? आप इस समय हम अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे आए हुए हैं और आप लोग अभी कांग्रेस की टोपी पहन करके बैठे हुए हैं और आप कांग्रेस की किसकी टोपी है? ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है जी, इसकी टोपी है। ये सरदार का सम्मान की टोपी है। हाँ। और सरदार का सम्मान, हाँ। हम चाहे कोई भी काम करना पड़े, हाँ। हमें वापिस सम्मान दिलाएंगे। सरकार को हिला देंगे भाजपा की। हाँ। वापिस वो नाम वो स्टेडियम पर मोटेरा आना चाहिए जी। अभी तो आंदोलन हमने स्टार्ट किया है, टाइम आने पर उग्र भी हो सकता है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हाँ। अगर वापिस नाम नहीं है सम्मान के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो हमारा आंदोलन मरते दम तक चालू रहेगा। एक बात बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो आपको क्यों लग रहा है कि उनके नाम के साथ गलत खिलवाड़ किया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है जी, वो गरीब आदमी तो देख नहीं सकता, मध्यम 10,000 चाहिए आपको पहले तो जेब में। जी। मैंने भी नहीं देखा, इसमें से काफी लोगों ने नहीं देखा होगा। क्योंकि पैसे किधर से लाए? ऐसी जगह पे बनाए उन लोगों ने। हाँ, हाँ। इधर से जाने को हमको गाड़ी चाहिए, एंट्री फी का पैसा चाहिए, कम से कम पर पर्सन 10,000 चाहिए। वो गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरा, वो प्रतिमा बनानी थी तो करमसद में बनानी थी, उधर बनाने की क्या जरूरत थी? इधर जन्मभूमि में उधर बनानी चाहिए ना। वो सरकार का गलत काम किया। फक्त उन लोगों ने उधर, उनके नेताओं ने आसपास की जमीन खरीद कर ली और उधर बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए। वो इनकम के लिए वो किया है नरेंद्र मोदी ने। भाजपा सरकार ने उनके नेताओं के रिसोर्ट बनाए हैं, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाया है जी। और वो इनकम सरकार को नहीं, उन लोगों को जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका नाम अगर नहीं बदला जाता है आने वाले समय में, तो आप लोगों की जो कमेटी है वो किस प्रकार का काम कर रही है कि जिससे आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा? जो हमारी कमेटी है, मिथिलेश भाई अध्यक्ष है जी, उसका मार्गदर्शन में हम आगे आंदोलन कैसे करना है, क्या करना है, वो वही बताएंगे। जी। मिथिलेश भाई, एक बात बताइए कि आपकी कमेटी में बहुत सारे लोग हैं और सरदार पटेल के सम्मान के लिए आप अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग की लड़ाई कहाँ तक पहुँची और आप लोग को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कितना आप लोग को सुना जा रहा है? देखो, ये सरदार के सम्मान की लड़ाई है। जी। हमें सरदार का कर्ज चुकाना है, जी। सम्मान वापस दिलाना है। जी। बड़े दुख की बात से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी लड़ाई, हमारी कमेटी की लड़ाई नहीं है जी। ये पूरे देश की लड़ाई है। जी। आप मीडिया वालों की लड़ाई है जी। देश के राजनेताओं की लड़ाई है और पूरे आवाम की लड़ाई है। जी। आपने एक बात इन भाई साहब से पूछा कि भाई सरदार का बड़ा स्टैच्यू बना दिया। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरदार पहले किसानों के नेता, जी, किसानों को बर्बाद करके उनकी जमीनें छीनकर वहाँ पर पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके फिर सरदार को वहाँ स्थापित किया। सरदार
कहते क्या थे, गांधी और सरदार की ये भूमि है। सरदार कहते क्या थे, आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी बनो। आपने इनसे पूछा कि मोदी ने ये स्टैच्यू बनवाया है, स्टैच्यू कहाँ से, मैं आपसे पूछता हूँ स्टैच्यू कहाँ से बनकर आया? स्टैच्यू चाइना से बनकर आया। क्या सरदार पटेल को ये खुशी होगी कि अपना खुद का स्टैच्यू चाइना से बनकर आए? तो कहाँ रह गया आत्मनिर्भर और मोदी की बातें? और दूसरी बात कि पूरे देश में सरदार का वो स्टैच्यू बनाने के लिए पूरी जनता और आवाम से जो लोखंड था वो कलेक्शन किया गया, इकट्ठा किया गया। वो लोखंड कहाँ गया? सरदार के नाम पर ये भाजपा और मोदी सरकार ने भंगार बेचने का काम किया है। सरदार के नाम पर मोदी और भाजपा सरकार ने किसानों को बेघर और बर्बाद करने का काम किया है। जी, वो मोदी बताना चाहते हैं कि सरदार मैंने बनाया है। जब अभी एक नारा लगा है पूरे गुजरात में कि ये गुजरात मैंने बनाया है, अब वो साबित करना चाहते हैं कि सरदार भी मैंने बनाए हैं। ये बात मोदी के मैं से शुरू होती है, इसमें सरदार का कोई सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ गुजरात में एक एयरपोर्ट है जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ जो फ्लाइट उतरती है तो अंदर बोला जाता है एयर होस्टेस की तरफ से कि अडानी के एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है, गौतम अडानी के एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। तो बाहर नाम सरदार का है, प्लेन में नाम अडानी का लिया जाता है। ये कौन से सम्मान की बात हो रही है? ये कौन से सरदार के विचारों की रक्षा की बात हो रही है? मोदी ने सिर्फ सरदार का नाम चुनाव प्रचार के लिए रखा है। अब सारी जनता जान चुकी है कि सरदार का सम्मान बचाने के लिए जब गुजरात में मुहिम छिड़े तो ये गुजरात के लिए और हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। आप समझ पाए होंगे, गौतम अडानी का नाम ले रहे हैं और गौतम अडानी इस समय देश में इसलिए फेमस हो गए हैं क्योंकि जितनी भी सरकारी संपदा है वो बीजेपी सरकार के द्वारा लोगों को ऐसा लगता है कि वो अडानी और अंबानी को बेची जा रही है। और अभी आपने सुना भी होगा कि प्रणव राय और राधिका राय का जो चैनल है NDTV वो गौतम अडानी ने खरीद लिया है। ट्विटर पे इस समय बहुत बड़ा ट्रेंड ये चल रहा है कि जो बॉस है वो मोदी जी हैं और जो गौतम अडानी है वो उनसे पूछते हैं कि बॉस यूट्यूब भी खरीद लें क्या। तो जो इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है और जो सरकारी संपदा है, चाहे वो LIC हो या BSNL हो या और भी बहुत सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के गुजरात में ये जो विरोध चल रहा है, जो विरोधाभास हो रहा है, इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव से कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इन लोगों से और भी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो ज़मीन पे करप्शन हो रहा है, जो ज़मीन पे मुद्दे हैं वो जो मुख्य धारा की मीडिया है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष मीडिया का उदाहरण ज़मीन ग्राउंड जीरो से जा करके दें। और पिछले 6 सालों में भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव था हमने आपको ग्राउंड जीरो से जाके दिखाने का प्रयास किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके खिलाफ में ये लोग अभी हैं कि उनका नाम जो है वो वापस से रखा जाना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी को अपने नाम पे कोई स्टेडियम बनवाना है तो वो उससे बड़ा स्टेडियम कहीं और बनवा सकते हैं, लेकिन जो नाम सरदार पटेल के नाम पे था तो उसको बदल करके उनको रखने की क्या हो सकता है। एक बात बताइए कि आपके साथ में अभी और भी लोग हैं आपकी कमेटी के, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम भरत सिंह चौहान है। मैं राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ अभी जी। ये मैं इस आंदोलन में इसलिए जुड़ा, ये कोई एक कम्युनिटी वाइज आंदोलन नहीं है जी। सरदार साहब कोई एक कम्युनिटी के नहीं थे, सरदार साहब पूरे गुजरात के थे, पूरे भारत के थे। हमारे लिए 24 फरवरी 2021 हमारे लिए काला दिन है, जिस दिन ये स्टेडियम का नाम बदला। आपको पहले इसका इतिहास भी समझना चाहिए कि ये वो स्टेडियम है जहाँ पे कपिल देव या श्रीनाथ जी सबने सेंचुरी लगाई, सबका वहाँ पे एक अलग स्कोर रहा हुआ है, वो इसका इतिहास है। 1983 में जब स्टेडियम बना तब से लेके 2006 में पहली बार उसका रिनोवेशन हुआ, दोबारा रिनोवेशन 2015 में हुआ। वहाँ पे ब्रीडर जो थे वो 3 ब्रीडर थे, जिसमें से सबसे कम ब्रीड देने वाले मतलब 677 करोड़ की जिसने बोली लगाई थी रिनोवेशन की, वो थे L&T ग्रुप जी। जो 2017 तक वो 677 से बढ़ के 800 करोड़ हो गया जी। तो जो भी वो एक कमेटी का गठन किया गया था TCC मतलब टेंडर कमर्शियल कमेटी जी, तो उसके लिए कि भी एक जांच कमेटी होनी चाहिए, SIT कमेटी होनी चाहिए कि वो जो 150 करोड़ बढ़ गया वो भी भ्रष्टाचार है।
अभी आपने आप एक लोग थोड़ा सा question- खड़े होकर के यार टहलते हुए आएंगे, थोड़ा छाया में बात करते हुए। अभी आपने क्वेश्चन किया कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा स्टैच्यू किया, 3000 करोड़ की लागत आई, हाँ हाँ तो उनको सम्मान नहीं दिया, वो उन्होंने व्यापार किया है। अगर सही में उनको सम्मान चाहिए तो जिस एरिया में वो स्टेच्यू बना है वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे कितने आदिवासी भाइयों की जमीन गई, तो उसमें से जो इनकम हो रही है, इनकम जनरेट जो हो रही है, तो उसमें से रॉयल्टी के रूप में जितने भी ट्राइबल की ज़मीन वो गई है, वो सभी ट्राइबल एरिया वाले को, सभी लैंड ओनर को उसमें से रॉयल्टी दे, तो वो सरदार साहब का सम्मान होगा। ये सम्मान करते ही नहीं है, ये सिर्फ व्यापार करते हैं। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि अदानी एयरपोर्ट के आपका स्वागत बोला जाता है, वैसे ही जब 2006 में नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के प्रमुख थे, तब उन्होंने सोचा था कि भाई ये स्टेडियम उनके नाम से होना चाहिए। तभी उन्होंने जो पेविलियन एंड है, अभी भी आप देख लीजिए सरदार, अभी जो नाम है मोदी स्टेडियम, जो नहीं होना चाहिए, उसमें जो पेविलियन एंड है वो दोनों एक एंड है रिलायंस पेविलियन एंड, दूसरा है अदानी पेविलियन एंड, तो वो गलत है। पहले एक बात थोड़ा सा मुद्दों पे आइएगा, क्योंकि आप जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, देश के बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं। आपकी कमेटी जो है वो इस बार बिल्कुल विपक्ष में खड़ी है, कांग्रेस के साथ में खड़ी है, कांग्रेस के सपोर्ट में खड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के फिर से सरदार के नाम पे रखेंगे और सरदार को सम्मान दिलाएंगे। आपके हिसाब से सरदार के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात क्या होगी? क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है, और जो ऊपर की बातें हो रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी, हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन जब हम ज़मीन पे जाते हैं तो जो बेरोजगार है, जो युवा है वो परेशान है, महंगाई की वजह से लोग परेशान है, गैस की वजह से लोग परेशान हैं। तो इस बार आप लोग के यहाँ मुद्दे हैं या चुनाव में कि नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सरदार साहब का सम्मान कैसे मिल सकता है वापस। तो सरदार साहब का जो एक वे ऑफ नज़रिया था किसी भी चीज़ को देखने के, हमारे पूर्वज सरदार साहब ने एक सपना देखा है अखंड भारत का, और जिसकी बात सुन के हमारे पूर्वज राजा रजवाड़ों ने सबने एकता दिखाई और अखंड भारत जैसे बना। बराबर, वो एक एकता थी, वो कौमी एकता नहीं है, वो सब एकता थी, सब एकजुट हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं टूटा है ये भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। ये वो कम्युनिटी वाइज जाते हैं, धर्म पे राजनीति करते हैं, लेकिन सरदार साहब का सपना मतलब वो सब धर्म को साथ में लेके चलते थे। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सरदार साहब पटेल थे, फिर भी मैं ये लेवा पटेल थे वो, हाँ जी, फिर भी ये मैं यात्रा में शामिल हुआ, ये आंदोलन में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि सरदार साहब पूरे भारत देश के लिए एक थे जिन्होंने ये सपना बड़ा देखा था और जिनकी वजह से भारत बना। जी, हमारे राजा रजवाड़ाओं ने सब डोनेट किया और अखंड भारत की रचना की। जी, अभी वैसा नहीं है, अभी सब व्यापार नीति चल रही है, तोड़ो और जोड़ो की नीति चल रही है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो स्टेडियम थे उसकी देख रेख भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, अभी ये नहीं है। तो ये जो भी हो रहा है वो व्यापारीकरण हो रहा है। और सरदार साहब का सम्मान कैसे वापस आ सकता है? तो पहले तो ये स्टेडियम का नाम वापस आना चाहिए, सरदार स्टेडियम वही का वही होना चाहिए, वो हमारी लड़त है और वो हम लेके रहेंगे। थैंक यू। तो इनकी आपने बातें सुनी, अपने मुद्दे पे बहुत खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल में लोग अपने देश के प्रधानमंत्री की छवि देखते थे। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जरूर थे, लेकिन जो असली काम होते थे, जो जरूरी काम होते थे, और जो अलग अलग रियासतों को एक करने की बात होती है, या देश में जो बहुत अहम मुद्दे होते थे, वो सरदार पटेल के नाम अभी आज भी देश में लिए जाते हैं। और सरदार पटेल के गांव से हम वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इन लोगों से बात कर रहे हैं कि इन कमेटी के लोगों का क्या मानना है और सरदार पटेल के बारे में इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? इबाद खान पठान। अच्छा, इबाद खान पठान नाम है आपका। एक बात बताइए कि आप मुसलमान कम्युनिटी से हैं और आप इस कमेटी में हैं, क्या कहना चाहेंगे सरदार के बारे में? बात ऐसी है कि सरदार पटेल किसी कम्युनिटी को जानते ही नहीं थे जी, उस अखंड भारत के गढ़वैये थे जी। इसके लिए मैं मुसलमान हूँ तो भी ये सरदार सम्मान समिति में आ गया हूँ जी। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या हुआ, इधर आगे आ जाइए, जो लोग बोलने वाले हैं। अमित वाघेला मेरा नाम है। अच्छा, अमित वाघेला जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे सरदार पटेल के बारे में? सरदार पटेल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरदार साहब का अपमान हुआ है, उस अपमान को हम
फिर से सरदार स्टेडियम में उसका नाम लेकर उसको इज्जत वापस दिलाने के लिए हमारा ये प्रयास चल रहा है और मरते दम तक। अगर वो नाम वापस नहीं आता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वो आंदोलन हमारा चलता रहेगा? चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरदार पटेल के बारे में, उनके जीवन के बारे में, ये जो कमेटी है उनका क्या मानना है और कौन कौन से विजन को लेकर के वो आंदोलन में उतरे हुए हैं, उन सारी चीज़ों पे हम एक विशेष रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहेंगे इस सत्याग्रह के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम भाई ठाकुर। ठाकुर जी, एक बात बताइए कि इस बार सरदार पटेल के गांव में हम आए हैं और सरदार पटेल के गांव के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि सरदार पटेल का जीवन कैसा था और आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? सरदार पटेल का जीवन सादा सदाई वाला था। वो सारे देश एक खड़ा करने का चाहता था और आज की सरकार है वो पहला करमसद को आनंद में लगाने के लिए किया जी। उसके बाद किया वो सरदार का गांव। तो वो सरदार के पीछे मोदी पड़ रहा है बराबर। उसको जो स्टेडियम बनने का है तो इतनी सारी जमीन पड़ी है, इतना सारा रुपया पड़ा है उसके पास। जो कार्यकर को खरीदता है, भारतीय कांग्रेस को खरीदता है, तो वो रुपया खरीद के उसको स्टेडियम वो बनना चाहिए ना जी। वो हमारा सरदार का गांव का स्टेडियम खरीदने की क्या, वो चोरी करने की क्या जरूरत थी जी। बस उसके लिए हमारा आंदोलन रखा है मिथिलेश भाई अमीन ने। तो हम जब तक हमारा नाम उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। मिथिलेश भाई अमीन अभी कमेटी के अध्यक्ष है, थोड़ा सा आप रखिएगा, अपनी बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम सरदार पटेल के गांव में हैं और इस कमेटी के लोगों की बहुत सारी बातें आपने सुनी कि उनका क्या मानना है। और सर, जो मोटेरा का स्टेडियम है उसका जो नाम नरेंद्र मोदी हो गया और उसको बदलने को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि अनवरत हम आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक उनका सम्मान वापस नहीं मिल जाता है। एक लास्ट प्रश्न करेंगे, उसके बाद सेशन की समाप्ति की वो घोषणा करेंगे। एक बात बताइए कि आप लोग ये जो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग की बातों को कितना महत्व दिया जाएगा? देखो, हमारी बातों का क्या महत्व दिया जाएगा वो हमें मालूम नहीं है कि ये देश बदल रहा है जी। यहाँ गांधी, सरदार सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उन सब का जो मूल्य है वो घट रहा है जी। हमारी बातों का कहाँ तक जाएगी वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि जब पहले आज़ादी की लड़ाई हुई थी और पहली आज़ादी की लड़ाई में ही सफलता नहीं मिली थी जी, ये आंदोलन चालू रहेगा। 1857 में जब विप्लव हुआ था तो देशवासियों को वो मालूम नहीं था कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। हम ये सपना लेके बैठे हैं कि आज हम ये गांव वाले और पूरे 18-19 जिलों में जो हमारे कार्यकर्ता है वो आज बोल रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि कल पूरा देश बोलेगा, क्योंकि आज हम सरदार के लिए लड़ रहे हैं। न जाने कल गांधी जी के लिए भी लड़ना पड़े, न जाने कल सुभाष चंद्र बोस के लिए भी लड़ना पड़े। तो मैं देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे सब जो स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजर गए, उनकी ये लड़ाई है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। पहले हम उनका मान सम्मान बचाने में सक्षम हो जाए, काबिल हो जाए, सफल हो जाए, बाद में हमारी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया है, कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और जहां का पैसा इकट्ठा कर लिया और बाद में उसका हिसाब नहीं दिया और जनता को बोल दिया कि आप अपने भरोसे पर रहो। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं सरदार के लिए, वो सरदार बन के लड़ रहे हैं। हमारी टोपी पर आज लिखा हुआ है कि मैं भी सरदार हूं। और आप अपनी भी समस्या का समाधान अब खुद सरदार बन के करेंगे तो ही ये देश और हमारा सबका उद्धार होगा। वरना नरेंद्र मोदी और उनकी टोली ने जो कोई काम इस देश में तोड़ो का काम किया है, तोड़ो और फिर पैसा देकर जोड़ो, ये हमारे देश और संस्कृति के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लड़ाई है वो तो हम जब लड़ रहे हैं तो हमारे आज़ाद देश में जिन्होंने भारत को एक किया, उनके ही भारत में अखंड भारत के जो गढ़वैया है और गुजरात में उनके ही सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ती है वो बड़े शर्म की बात है जी। अब हमने ये भी नहीं सोचा होगा, हमारे बाप दादाओं ने ये भी नहीं सोचा होगा कि कभी पहले बाद में सरदार के लिए और सरदार के सम्मान के लिए भी इस देश में लड़ाई होगी, आंदोलन होगा।
ये कह रहे हैं कि ये सरदार के अस्मिता का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, और अगर देश में इस प्रकार की घटनाएं अनवरत होती रही तो समय वो भी आएगा जब हमें गांधी के लिए लड़ना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस के लिए लड़ना पड़ेगा, और ऐसे महापुरुषों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी जो इस देश का गौरव रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि हम जब बात करने गए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शंकर सिंह वाघेला, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपने साथ में 55 कैमरे लेकर के हमेशा घूमते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या सच्चाई है? ये जो अभी हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात विधानसभा चुनाव से थोड़ी सी अलग है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के गाँव में हम अभी हैं। इस गाँव के और भी लोगों से बात करेंगे। हम सरदार पटेल के बारे में इतना अभी जो भी जानते हैं वो शायद इन गांव के लोगों से अभी अछूता है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोगों से जान पाएं कि गांव में सरदार पटेल का जीवन कैसा था। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैं कैमरामैन सुनील योगी के साथ हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।